Hello my dear students of class 8. Today I am teaching here the revolt of 1857. The revolt of 1857 के अंतर्गत causes of the revolt of 1857 बता रही थी, जिनके अंतर्गत सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक 3 काउज के बारे में चर्चा मैं कर चुकी थी। आज का जो वीडियो है वो है मिलिट्री काउज, यानी कि 1857 के होने का मिलिट्री काउज क्या सब थे। मिलिट्री काउज के अंतर्गत भी छोटे छोटे पॉइंट्स है। तो पहला है इसमें लॉ सैलरी एंड पुअर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ प्रमोशन, यानी कि यहाँ पे 2 प्रकार के सोल्जर होते थे, एक ब्रिटिश सोल्जर, एक इंडियन सोल्जर। तो ब्रिटिश सोल्जर्स को तो सैलरी हाई दी जाती थी, उनका जो मेंटेनेंस था वो भी हाई था, लेकिन यहाँ के जो इंडियन सोल्जर थे उनको लो सैलरी दी जाती थी एवं पुअर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ प्रमोशन। आप कितना भी दिन उस पद पे काम कर चुके हैं, इससे कोई मीनिंग नहीं है कि आपका कोई प्रमोशन होगा 3 साल 5 साल या 10 साल काम करने के बाद आपको कोई प्रमोशन होगा। ऐसे इंडियन सोल्जर के विषय में नहीं कहीं पे कोई भी एक्ट बनी हुई थी, या ना ही ब्रिटिशर्स के द्वारा ऐसा कोई लॉ ही बनाया गया था। यानी कि ऑल द हाई रैंक्स इन द आर्मी वर रिजर्व्ड ओनली फॉर ब्रिटिश, यानी हाई रैंक जितने भी थे आर्मी डिपार्टमेंट में वो सारे थे आपको ओनली फॉर ब्रिटिशर्स के लिए। द नेटिव सिपोइज कुड नॉट राइज। अब यहाँ के जो नेटिव सिपोइज थे, गांव के जो सिपाही थे, उनको कभी भी सूबेदार रैंक से ऊपर कभी रैंक नहीं मिलती थी। तो इसका भी ये मेन काउज होता है। सेकेंड है इसका ब्लड ऑफ अनएम्प्लॉयड सोल्जर्स, यानी कि अनएम्प्लॉयड सोल्जर्स, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ब्रिटिश सोल्जर को रखने के बावजूद यहाँ सोल्जर्स में यानी कि आर्मी डिपार्टमेंट में अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है, यानी बेरोजगारी आ जाती है। क्यों? क्योंकि सोल्जर्स इन द सर्विस ऑफ द नेटिव स्टेट्स बिकेम अनएम्प्लॉयड। खास करके उस समय राजा महाराजा जितने भी थे, उनका ब्रिटिशर्स के आने के बाद उन पे अधिकार कर लेते हैं। तो वो सारे जो कि राजा के यहाँ एम्प्लॉयड थे, वो सारे सोल्जर क्या हो गए, इसमें अनएम्प्लॉयड हो गए। तो अनएम्प्लॉयड होने के चलते क्या होता है, उसका स्थान रिक्त होने के चलते भी लोगों में यानी सोल्जर ग्रुप में काफी असंतोष की लहर फैल गई, और ये भी आपका मिलिट्री काउज में एक वाइटल रोल अदा करती है। और थर्ड है इसका जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट ऑफ 1857। दिस एक्ट वाज पब्लिश्ड बाय लॉर्ड कैनिंग। ये लॉर्ड कैनिंग के द्वारा सर्विस इंग्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1857 निकाला गया था। इस एक्ट के तहत यहाँ के जितने भी सोल्जर्स थे, उन सोल्जर्स को काम करने के लिए ओवरसीज जाना पड़ता था। और ओवरसीज हम लोग के इंडियन कल्चर में कहा जाता था कि ओवरसीज जाने का मीनिंग है कि वो रिलीजन और कास्ट दोनों को खो देते थे। इसीलिए वो यहाँ के जो सोल्जर्स थे वो ओवरसीज जाना पसंद नहीं करते थे। लेकिन 1824 में इंडियन सिपोइज को कहा गया कि आप बर्मा जाएंगे और वहाँ कंपनी की तरफ से आपको लड़ाई करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ के सिपोइज ऐसा करने से क्या करते हैं, रिफ्यूज करते हैं। जो ही यहाँ के सिपोही ऐसा करने से रिफ्यूज करते हैं तो उनको सीवियरली पनिश्ड किया जाता है। तो इन सब काउज को देखते हुए लगता है कि निश्चित रूप से आर्मी डिपार्टमेंट में भी काफी असंतोष की लहर थी, और ये 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसमें भी ये सब वाइटल रोल अदा करती है। तो इसके पहले हम 4 मेन काउज को पढ़ चुके हैं, सोशल काउज, इकोनॉमिकल काउज, पॉलिटिकल काउज एंड आज का था मिलिट्री काउज। अब इसके बाद जो अभी हम लोग अब जिनकी चर्चा करने जा रहे हैं वो है आपको
इमीडिएट काउस, यानी कि कौन ऐसा जल्दीबाजी में काउस हो गया जो कि इस रिवोल्ट को आगे वहां मतलब आग तो लगी हुई थी, आगे ज्यादा बढ़ चुकी है। तो वो था आपको इमीडिएट काउस। इमीडिएट काउस में क्या था कि ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड एनफील्ड राइफल, ब्रिटिश ने एनफील्ड राइफल को इंट्रोड्यूस किया था। तो एनफील्ड राइफल में जो उसमें जो कारतूस भरी जाती थी, तो उसके ऊपर वाला जो ढक्कन था वो ग्रीस्ड जो किया हुआ था, कार्टिज भरने वाला, उसमें एक टैलो दी हुई थी पिग एंड काव का, यानी कि पिग और काव दोनों का उसमें मांस भरा हुआ था, जो कि सोल्जर को बार बार उसको दांत से, यानी कि उसमें राइफल में भरने से पहले उसको दांत से खींचना पड़ता था। तो पिग जो है वो मुस्लिम रिलीजन के लिए हानि पहुंचाता था, और इधर काव जो है हम लोग के यानी हिंदू पीपल के रिलीजन को आहत करती थी। तो इन तरीके से हिंदू और मुस्लिम दोनों सोल्जर इस एनफील्ड राइफल के यूज से, यानी इस एनफील्ड राइफल के यूटिलाइज से ये लोग रिफ्यूज करते हैं, और वहां से ही खुलेआम आपको रिवोल्ट आउटब्रेक हो जाती है। यानी खुलेआम हम लोग ब्रिटिशर्स से आवाज उठाना शुरू करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में यानी कि ये its cartridge had a greased paper cover whose end was the beater of the before loading into the rifle. The cartridge were reported to be greased with the tallow of cows and pig. tallow मतलब मांस को कहा जाता है, फैट को, तो tallow of cows and pig, का और pig के tallow से बनी हुई रहती थी। तो यहाँ के बाद और ये न्यूज जब पूरे सोल्जर डिपार्टमेंट में फैल जाती है, तो ये वाइल्ड फायर की तरह आगे बढ़ती है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्ट, यानी कि ये एनफील्ड राइफल का जो यूज ब्रिटिशर्स के द्वारा यहाँ पे करवाया जा रहा था हिंदू यानी कि इंडियन सोल्जर्स के द्वारा, तो ये काफी हद तक इस रिवोल्ट को आगे बढ़ने में एक वाइटल रोल अदा करती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्ट। तो आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्ट में हम देखेंगे कि जगह जगह रिवोल्ट होते हैं सिस्टमेटिक, जैसे कि कहीं कभी मेरठ में शुरू होती है, तो कभी दिल्ली में, तो कभी कानपुर में। अगर ये 1857 का रिवोल्ट अगर एक साथ शुरू होती एक जगहों पे, तब तो हम लोग असफल नहीं होते, सक्सेस जरूरी मुझे मिलती सफलता। लेकिन यहाँ पे क्या होती है, कभी मेरठ में शुरू होती है, तो कभी दिल्ली में, कभी कानपुर में, तो कभी सेंट्रल इंडिया के विभिन्न जगहों पे, तो कभी बिहार में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन सब चीज की चर्चा करेंगे। अब आज का जो HW है वो आप लिखेंगे पेज नंबर 59 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन हैं। आप इसको बना करके मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे। धन्यवाद।